वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स जो MCQs 21 से 40 तक को डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारे पास जो पहला MCQs है, इसमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टीफ जो हेनरी फियोल है, जिसको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, उसने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। उन 14 प्रिंसिपल्स में से अभी 4 हमारे सामने, इन चारों को हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं में से जो है वो अगले जो सवाल हैं वो आते हैं। अब इसमें जो है वो सबसे पहले हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, फिर उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड है, फिर सेंट्रलाइजेशन है, और उसके बाद स्केलर चेन है। अब इन चारों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट हमारे पास जो गिवन है उसको पढ़ लेते हैं। एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। देखिए, कोई भी सबऑर्डिनेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसने जो ऑर्डर लेना है वो किसी एक मैनेजर से लेना है, और किसी एक मैनेजर को ही जवाबदेह होना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक ही मैनेजर होना चाहिए। एक आदमी जो है उसके लिए एक ही मैनेजर होना चाहिए, और जो एम्प्लॉय है वो एक ही जगह से ऑर्डर उसको मिल रहे हों, और उसी बंदे को या उसी अथॉरिटी को या उसी पोजीशन को जो है वो जवाबदेह हो। तो इसको हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है ये होता है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी उसकी कोई डायरेक्शन होगी, यानी सिंगल प्लान ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अगर हम एक स्टेटमेंट में या एक सेंटेंस में लिखना चाहें, तो सिंगल प्लान ऑफ एक्शन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है, जो ओवरऑल प्लान है, तमाम जो मैनेजर्स हैं या उनके सब ऑर्डिनेट्स हैं, तमाम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, वो तमाम के तमाम लोग उसी सिंगल प्लान ऑफ एक्शन को जो है वो फॉलो करेंगे और उसी पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होगा कि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर्स एंड वर्कर्स, यानी सारे ही एक ही सिंक में काम करेंगे। फिर इसी तरह सेंट्रलाइजेशन है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब जो डिसीजन मेकिंग पावर है या अथॉरिटी है वो टॉप मैनेजमेंट अपने पास रखती है, या सारे के सारे डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट करती है, तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब यही अथॉरिटी जो है वो नीचे जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं या जो नीचे वर्क फोर्स है, उनको जो है वो दे दी जाती है। और टॉप मैनेजमेंट और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो सारे लोग मिलके जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो 14 प्रिंसिपल्स में से वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? जैसे हमने एक जो है वो डिस्कस किया था कि सबसे ऊपर जो है वो टॉप मैनेजमेंट होती है, सबसे ऊपर टॉप मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके नीचे जो है वो मिडल मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके नीचे जो है वो आपके पास फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं या लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, और उनके नीचे जो है वो वर्क फोर्स होती है। तो अब ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है टॉप से लेकर बॉटम तक या बॉटम से टॉप तक, ये सारा ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम जो है वो स्केलर चेन कहते हैं। यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके ताबिया होगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शंस देगा, यानी कौन किसको ऑर्गेनाइज करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, किसके पास कौन सी अथॉरिटी होगी या किसके पास कौन सी पोजीशन होगी, ये सारा कुछ जो है वो स्केलर चेन में आ जाता है। तो अभी जो ये चारों पॉइंट्स आपने इनको जो है वो जहन में रखना है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिंगल प्लान ऑफ एक्शन, सबने एक ही सिंक में चलना है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आदमी के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए एक ही मैनेजर होना चाहिए, और कमांड जो है वो किसी एक बंदे के पास होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी है, जो पावर है डिसीजन मेकिंग की, वो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में नीचे जो है वो जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हैं या मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं या वर्क फोर्स, उनको जो है वो दे दी जाती है, और मिल के जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है। और स्केलर चेन के अंदर क्या होता है कि आपने जो है वो बॉटम टू टॉप और जो एक चेन होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, तो ये चारों पॉइंट्स जो है ना वो आपने जहन में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 22, द चेन ऑफ कमांड। अब देखें, चेन ऑफ कमांड कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, फिर मिडल, फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, उनके नीचे जो है वो ऑपरेटिव्स हैं या वर्क फोर्स है या नॉन मैनेजेरियल स्टाफ है। तो चेन ऑफ कमांड, अब चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या है
कि जो है वो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल, ऊपर से नीचे तक। यानी इसमें यह है कि सबसे पहले टॉप, फिर मिडिल, फिर फर्स्ट लेवल मैनेजर्स, फिर वर्कफोर्स या नॉन मैनेजरियल स्टाफ, तो इसको हम स्केलर चेन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, बाकी तीनों को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है हेनरी फियोल। हेनरी फियोल कॉन्सेंट्रेटेड ऑन, अब हेनरी फियोल प्रिंस, इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये जो है इसने कॉन्सेंट्रेट किस पे किया है, इसने टॉप मैनेजमेंट पे किया है। देखें दो नाम है, एक है हेनरी फियोल, दूसरा है एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर जो है इसने जो है वो फोकस किया है या कॉन्सेंट्रेट किया है लोअर लेवल मैनेजमेंट को। यानी इसने जो फोकस किया है वो लो लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट को किया है, यानी बॉटम टू अपवर्ड। इसने बॉटम टू अपवर्ड की तरफ जो है वो सारी वर्किंग की है। लेकिन जो हेनरी फियोल है उसने उसने जो है वो सेंट्रलाइजेशन यानी टॉप मैनेजमेंट को जो है वो फोकस किया है, और बॉटम और जो टॉप से जो है वो बॉटम की तरफ जो है इसने सारी वर्किंग की है। तो हेनरी फियोल जो है उसने टॉप मैनेजमेंट को कंसंट्रेट किया है और सेंट्रलाइजेशन पे वर्क किया है। तो इस एमसीक्यूज को भी आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं 24 है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आपके इल्म में होने चाहिए। इसमें है कि 24 एमसीक्यूज है, द डिसीजन डील विद नॉवल एंड नॉन रिपेटिटिव प्रॉब्लम इज नॉन प्रोग्राम डिसीजन। देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक आपने पढ़ा होगा, दो किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होती है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, एक होती है आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। देखें ये जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है इसके लिए जो होता है वो प्रोग्राम डिसीजन होता है, इसके लिए प्रोग्राम डिसीजन होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसका हमें पहले से पता होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का हमें पहले से पता नहीं होता। अब जब स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं, यानी ऐसे डिसीजंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं। तो प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन में डिफरेंस क्या होगा? प्रोग्राम डिसीजन वो होगा जो पहले से डिफाइंड होगा, यानी जो पहले से डिफाइंड होगा और अकॉर्डिंग टू रूल्स होगा। रूल्स के मुताबिक हमें पहले ही पता होगा कि अगर ऐसा होगा तो हमने ये काम करना है, और इसमें किसी से भी आपको रहनुमाई लेने की जरूरत नहीं है, यानी किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। और रूटीन मैटर जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम डिसीजंस में होते हैं, रूटीन मैटर्स जितने भी होते हैं। अब ये देखें कि ये जो है ये हमारे पास होगा प्रोग्राम डिसीजन। अब नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होगा कि ऐसा डिसीजन जिसमें हमें पता ही नहीं होगा यानी हमने क्या करना है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो होता है वो ऐसी सिचुएशन में लिया जाता है जहां पे जो है वो आपको कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए। अब जैसे देखें द डिसीजन डील विद विद नॉवल एंड नॉन रिपेटिटिव प्रॉब्लम, तो उसको नॉन प्रोग्राम डिसीजन कहेंगे। अब ये कौन लेता है नॉन डिसीजन प्रोग्राम? ये इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। एक तो ये एमसीक्यूज भी वो पूछता है कि इसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होता है, ये लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आपका नॉन प्रोग्राम डिसीजन का होता है, और जो प्रोग्राम डिसीजन होता है उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होता है। और ये जो आपके पास नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है ये किसने लेना होता है? ये टॉप मैनेजमेंट ने लेना होता है। और जो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे आपकी ऑपरेटिव मैनेजमेंट यानी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसने जो है वो लेने होते हैं। तो अब इसमें जो है ना वो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि नॉन प्रोग्राम प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन में क्या फर्क होता है। तो आपके जहन में होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है, और इनको सॉल्व करने के लिए यानी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए प्रोग्राम डिसीजन होगा, और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। और जो प्रोग्राम डिसीजन होता है वो जो है वो ऑपरेटिव मैनेजमेंट लेती है, यानी पहले से डिफाइंड होता है और अकॉर्डिंग टू रूल होता है, किसी से आपको रहनुमाई की जरूरत नहीं होती। और जो आपके पास प्रोग्राम डिसीजन नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है, और उसके साथ साथ वो टॉप मैनेजमेंट लेती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास 25 है, द डिसीजन विच डज नॉट इनकर एनी एक्सपेंसेस। ऐसा डिसीजन जिसमें किसी किस्म का कोई खर्चा ना हो तो उसको हम नॉन इकोनॉमिक डिसीजन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास
अ डिसीजन टेकन टू मीट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, यानी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में जो डिसीजन लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, वो क्राइसिस डिसीजन होता है, या नॉन प्रोग्राम डिसीजन भी इसको कहा जा सकता है। ये क्राइसिस डिसीजन होता है, और बाज़ औक़ात ये सवाल पूछा जाता है कि क्राइसिस डिसीजन जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है, या उसको और भी क्या कहा जाता है, तो वो स्पॉट डिसीजन कहा जाता है। तो क्राइसिस डिसीजन इज ऑल्सो नॉन एज स्पॉट डिसीजन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर इज नॉन एज बजट्स। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में पूछा जाता है, जहां पे बात हो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स। देखिए न्यूमेरिकल टर्म्स आपके पास जो है वो बजट होता है न्यूमेरिकल टर्म्स में, और डेफिनेट पीरियड 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है इन न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम बजट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 28। देखिए ये भी एक 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से जो हेनरी फियोल ने दिए उनमें से एक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इसको हमने पहले भी पढ़ लिया, द प्रिंसिपल सीक्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ऐसा प्रिंसिपल जो कि इस बात को यकीनी बनाता है कि जितने भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनमें यूनिटी हो, या आप ये कह लें कि जो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन है वो एक ही हो, या जो एक्शन परफॉर्म करना है वो जो है, जो जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो एक जैसा हो, या एक ही सिमत में हो, या एक सिंगल प्लान ऑफ एक्शन हो, तो वो फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आ जाता है इसका प्रिंसिपल। बाकी तीनों जो है यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन और स्केलर चेन, ये तीनों हमने जो है वो पहले डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 29। ये भी एक 14 प्रिंसिपल्स में से एक है, स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट। Specialization is the most efficient way to use human effort. Which principle of FOIL is highlighted in this statement? तो वो डिवीजन ऑफ वर्क है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि आपने काम को जो है वो डिवाइड कर देना होता है, और जो बंदा जिस काम के लिए स्पेशलिस्ट है उसको वही काम दिया जाना चाहिए, और ताकि जो है वो उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का एलिमेंट जो है वो शामिल हो सके या किया जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 30 है, एन identified group of people contributing their efforts toward the attainment of goal is an organization। ये organization की definition है। identified group of people होता है जो कि contribute कर रहे होते हैं their efforts toward the attainment of goal, तो उसको हम organization कहते हैं। बाकी जो management की definition है वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में पूछा जाता है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहे या प्राइमरी फंक्शन कहे तो वो प्लानिंग है। जो मैनेजमेंट का फंक्शंस की अगर हम बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और स्टाफिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। 5 फंक्शंस हैं, पहले 4 थे। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और स्टाफिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। इनमें जो प्राइमरी फंक्शंस है या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है वो आपका प्लानिंग है। नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यूज देखें तो गोल्स, एम्स, पर्पसेस, मिशंस एंड टारगेट्स इज आल्सो नोन एज, इनको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं स्पेशली मैनेजमेंट में, कि स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, पॉलिसीज क्या होती हैं, रूल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्केड्यूल क्या होता है। ये तकरीबन 7-8 टर्म्स हैं जो आपसे जिनकी डेफिनेशन वो पूछता है। तो गोल्स, एम्स, पर्पसेस, मिशंस एंड टारगेट्स इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अनफोर्सीन प्लान टू मीट इन्वायरमेंटल प्रेशर, तो इसको हम स्ट्रेटजीज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी अंडरटेकन टू इन्फोर्स अ पॉलिसी एंड टू अटेन एन ऑब्जेक्टिव इज नॉन एज। तो देखें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो होता है स्टेप्स का, आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें हाउ टू कंप्लीट अ टास्क या वर्क इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी। कोई भी अगर हमने टारगेट अचीव करना है या कोई भी काम हमने करना है तो हाउ टू अकम्प्लिश अ टास्क, एक टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए जो है वो फिर प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो वर्क इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको जो है वो हम प्रोसीजर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द प्रोसेस वेयर बाय अ मैनेजर शेयर्स हिज वर्क एंड अथॉरिटी विद हिज सबऑर्डिनेट्स। देखिए एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक मैनेजर
अपना काम या अपनी जो अथॉरिटी है वो अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर रहा है, उसको हम डेलीगेशन कहते हैं। एक जो लीडर होता है या एक जो मैनेजर होता है वो असाइन करता है स्पेसिफिक टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने टीम मेंबर्स को, तो उसको डेलीगेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस वेयर बाय अ मैनेजर शेयर्स हिज वर्क एंड अथॉरिटी विद हिज सबऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड डेलीगेशन। बाकी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रूल की। रूल क्या होता है? अ रिजिड प्लान। अ रिजिड प्लान, रिजिड का मतलब होता है सख्त, हार्ड। तो अ रिजिड प्लान, नो स्कोप फॉर डिस्क्रेशन। नो स्कोप फॉर डिस्क्रेशन यानी नो स्कोप फॉर डिस्क्रेशन का मतलब क्या है कि आपके पास कोई फैसला साजी की कुव्वत ना बचे, आप कोई इसके अलावा कुछ और सोच ना सकें, डिसाइड ना कर सकें। रिजिड प्लान, एक सख्त प्लान। तो अब इसको हम, ये डेफिनेशन किसकी है? ये रूल की डेफिनेशन है। प्रोसीजर और बजट की हमने पहले पढ़ ली है कि जो न्यूमेरिकल आपके पास होती है वो बजट में आ जाता है, और प्रोसीजर जो है वो आपके पास जो है वो आपने एक टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, ये वर्क इंस्ट्रक्शंस क्या है। और रूल हमने जो है वो अ रिजिड प्लान, नो स्कोप फॉर डिस्क्रेशन इज कॉल्ड रूल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 37। फंक्शन इज रिगार्डेड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसने बाकी तमाम फंक्शंस को इफेक्ट करना होता है, ये इकट्ठा करना होता है। जैसे कोऑर्डिनेट करना है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इन जो फंक्शंस हैं इनको कोऑर्डिनेट जिस फंक्शन ने यानी इनको इकट्ठा करना है वो कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन फंक्शन इज रिगार्डेड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें होता क्या है कि अब जैसे देखें कि एक तो इसने जितने भी बाकी फंक्शंस हैं उनको जो है वो एक तो इसने जो है वो इकट्ठा करना है। एक तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि आप देखें कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो जो एम्प्लॉयज हैं या जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को या टारगेट्स को अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बगैर तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयज ने अगर टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए उनको डायरेक्शन चाहिए होती है, और डायरेक्शन तब मिलेंगी जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगी। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें हम डिफरेंस भी क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन की सेम डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस किया कि इज द हार्मोनाइजिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट विद द पर्पस ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स, तो उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी इज द हार्मोनाइजिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स विद द पर्पस ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इसको हमने डिस्कस करना है, जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमने शुरू में भी डिस्कस किया। तो क्या होता है जी सेंट्रलाइजेशन? क्या होती है? एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, विच द डिसीजन मेकिंग फ्रीडम इज अवेलेबल टू लोअर लेवल मैनेजर्स इज नॉन एज। देखें, जहां पे डिसीजन मेकिंग फ्रीडम अवेलेबल होगा लोअर लेवल मैनेजर्स को, उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि सेंट्रलाइजेशन क्या है, जब डिसीजन मेकिंग जो है वो एक ही अथॉरिटी के पास, टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रही होगी, तो उसको जो है वो हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और जब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जो नीचे बाकी जो लोग हैं उन सबको भी डिसीजन मेकिंग में शामिल कर लिया जाए और उनसे भी राय ले ली जाए, चाहे डिसीजन आपने खुद ही करना हो, लेकिन आपने तमाम जितने भी जो ऑपरेटिव्स हैं जो काम कर रहे हैं उन सबसे भी अगर आप राय ले लेते हैं तो उसको फिर डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो व्हेन डिसीजन मेकिंग इज केप्ट एट द टॉप लेवल, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। और व्हेन इट इज डेलीगेटेड टू लोअर ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। या तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। इसी तरह यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और जो स्केलर चेन है उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, वो ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो
वो जो है टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड करने होते हैं, तो इस वजह से फैसला साजी या डिसीजन मेकिंग उन्होंने करनी होती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन में उसमें लोअर लेवल, तो इनके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उनको हम अगर उस तरह का वैसे कोई सवाल पूछा नहीं जाता, वरना उसको भी डिस्कस कर लेते। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 40। ये है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जो है वो रूल्स बड़े क्लियरली डिफाइंड होते हैं, जिसमें रूल्स होते हैं, या आप कह लें कि क्लियरली डिफाइंड इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, यानी क्लियरली डिफाइन किया जाता है फंक्शंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और इसी तरह जो आपके पास अथॉरिटीज होती हैं उनको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। यानी जब ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो इसके जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसके रूल्स होते हैं, इसकी ड्यूटीज होती हैं, ये सारी चीजें पहले से डिफाइन होती हैं। इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जैसे टॉप मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, फिर मिडल है, फिर फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हैं, फिर नीचे नॉन मैनेजरियल स्टाफ है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एक प्रॉपर हायरार्की स्ट्रक्चर होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसको जो है वो हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो जैसे यहाँ पे इनफॉर्मल है, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आप कह लें कि सोशल नीड से बनती है। सोशल नीड का मतलब ये है कि सोशल स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें कोई चीज डिफाइंड नहीं होती। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो आपके पास जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी को जो है वो कोई पोजीशन मिलती है, जैसे टॉप मैनेजर है, तो उसको वो पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको जो है वो अथॉरिटी मिलती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें किसी बंदे की पर्सनल क्वालिटीज के मुताबिक भी उसको जो है वो कोई अथॉरिटी मिल जाती है या पोजीशन मिल जाती है। फिर एक मेन डिफरेंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज से जो है वो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल स्ट्रक्चर होता है, आपस में जो है वो एम्प्लॉयज मिलके बना लेते हैं, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्लियरली फंक्शंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अथॉरिटीज को या रूल्स को जो है वो क्लियरली डिफाइन किया गया हो, वो आपके पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें इन तमाम चीजों को जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता, और म्यूचुअल रिलेशनशिप की बुनियाद पे जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बाकी एमसीक्यूज हैं हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे, और इस तरह तकरीबन 5 वीडियोस में हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो तमाम जो एमसीक्यूज है वो कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।